अतः हम कर रहे हैं अलंकार। आज हमारा जो शब्द अलंकार है उसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार कर लिया। आज करेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे। जहाँ पर एक ही शब्द है वो एक ही बार आए लेकिन दो अर्थ दे, यानी उसके साथ में एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार है। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ पर है कि शब्द एक हो लेकिन उसके क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। जैसे हमने यमक में पढ़ा कि दो शब्द होते हैं बिल्कुल सेम लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर है शब्द भी एक ही है लेकिन शब्द की क्या है, अर्थ अलग अलग है। वो है आपका श्लेष अलंकार। तो आप इसकी ये परिभाषा लिखेंगे श्लेष की। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर, या फिर आप ये परिभाषा लिख सकते हैं कि जब काव्य में कोई एक ही शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे इसका उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे जो सुबरन शब्द है, सुबरन, इस शब्द के दो अर्थ हैं कि दो नहीं तीन अर्थ आएंगे इसके अंदर। तो इसमें उपयुक्त दोहे में कि दो एक से अधिक होना चाहिए। उपयुक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में जो सुबरन का प्रयोग हुआ है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। तो जो सुबरन शब्द है इसमें बताया है कि कवि भी की चरण धरत चिंता करत चितवच हो, कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि भी उसको ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। तो ऐसी क्या चीजें हैं? तो सुबरन शब्द है, इसके तीन अर्थ कौन कौन से हुए? कवि सुबरन के लिए है अच्छे शब्द, सुबरन अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन है अच्छा रंग रूप, और चोर की भी सुबरन का अर्थ है स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द है इसके तीन अर्थ हो गए, कौन कौन से? अच्छे शब्द, अच्छा रंग रूप और स्वर्ण। तो यहाँ पर है कि जो कवि है वो तो अच्छे शब्द ढूंढ रहा है, व्यभिचारी है वो अच्छा रंग रूप ढूंढ रहा है, और चोर है वो सोना ढूंढ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया आपका श्लेष अलंकार के, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। फिर है मंगन को देखी पट देत बार बार है, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर जो पट शब्द है इसके दो अर्थ हैं। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं, एक का अर्थ तो है वस्त्र और दूसरे का अर्थ है किवाड़। पहले का अर्थ है कि जब व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, कि मंगन यानी मांगने वाला है, उसको पट यानी कि वस्त्र देता है। और दूसरा है कि वह व्यक्ति जो याचक को देखकर क्या कर देता है, दरवाजा बार बार बंद कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका श्लेष अलंकार हो गया। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो कलियां शब्द हैं, कलियां दो शब्द के लिए है। एक तो खिलने से पूर्व की दशा, जो कली होती है फूल की वो, और दूसरा है यहाँ पर यौवन से पहले की अवस्था। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर बारे शब्द और बड़े दो अर्थ हैं इसके। बारे यानी कि बचपन में और जलाने पर, और बड़े यानी कि बड़ा होने पर और बुझने पर। कि रहीम ने यहाँ पर कहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कि जो गति दीप यानी दिए की होती है वही घर में जो कपूत पुत्र होता है, बुरा पुत्र होता है, उसकी होती है। कि जिस प्रकार से दिया जलाने पर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से घर में लड़का होने पर सभी खुश होते हैं, लेकिन और बुझ जाने पर, दिए के बुझने से अंधेरा हो जाता है। वैसे ही जो कपूत है वो बड़ा होता है, तो उसके होने पर क्या होता है, बड़ा होने पर सभी को दुख होता है क्योंकि वो कपूत है। और इसके कुछ उदाहरण हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, जो दूसरी पंक्ति में पानी शब्द आया, इसके तीन अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल। चमक किसके लिए? मोती के लिए। इज्जत है मनुष्य के लिए, और चून के लिए है जल। ये हमने कर लिया। फिर है नेक्स्ट, इसी में नर की अरु नल नीर की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। तो यहाँ पर जो नीचा शब्द है, यहाँ पर दो हैं, नीचो और ऊंचो, दो शब्द आए हैं यहाँ पर कि नीचो और ऊंचो। तो यहाँ पर नीचे शब्द है, इसके दो अर्थ है, नीचे की ओर
और नर्म कि यहाँ पर कह रहे हैं कि नर की और नीर की, यानी आदमी की और जो नल पानी का नल है उन दोनों की गति एक जैसी होती है। कि जो व्यक्ति जितना नर्म स्वभाव का होता है, जितना झुककर चलता है, और दूसरे, और इसमें कह रहे हैं कि जो पानी है वो जितना नीचे होकर चलता है उतनी ही वो अच्छी गति से चलता है। ऊंचा है, ऊंची स्थिति और सम्मानित, वो उतना ही ऊंचा सम्मान मिलता है उसे और उतना ही क्या होता है, पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगला है मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की छाई पड़े शाम हरित दुति हो। यहाँ पर हरित दो शब्दों के लिए हो गया, प्रश्न हर लेना और हरे रंग का होना। तीन अर्थ हो गए हरित का कि प्रश्न होना, हर लेना, हरे रंग का होना। तो आपको इस जो श्लेष अलंकार है इसकी आपने परिभाषा लिखनी है और साथ साथ में ये उदाहरण भी आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Welcome my dear students in English of class 9th, and this is our textbook Moment English Supplementary Reader, and we are doing our 6th chapter. The name of the 6th chapter is Weathering Storm in Irshama. Okay, let us see. Yes, this is our 6th chapter, Weathering Storm in Irshama, and this is the third video of this chapter, and we are going through our page number 39. In the previous video we have completed up to here. Okay, let us start. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. सबसे पहले उसने लोगों की भीड़ में अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर को देखा, यानी नानी जी को देखा। वीक विद हंगर, जो कि भूख से कमज़ोर थी। सी रश टू हिम, वह उसकी ओर दौड़ी। हर हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को आगे फैलाकर। हर आइज ब्रिमिंग, उसकी आँखों में आंसू भरे हुए थे। इट वॉज ए मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसे मरा हुआ समझ लिया था। और आज जब उसे जिंदा देखकर बड़े हैरान हुए। यही चमत्कार था उनके लिए। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। ये खबर चारों ओर फैल गई कि प्रशांत जीवित है, भाई आ गया है। उसके सारे परिवार के सदस्य जो है उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सभी ने बड़े खुशी से, राहत के साथ उसको खुशी से गले लगाया। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन द मोटले वेदर्ड ग्रुप, प्रशांत ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक निरीक्षण किया उस समूह के अंदर जो सभी पीड़ित जो थे, दुखियारे थे, सभी को उसने जांचा या निहारा। हिज ब्रदर, उसके भाई, हिज सिस्टर, उसकी बहन, हिज अंकल्स, उसके चाचा और उसकी एंड आंट्स और उसकी चाचियाँ। दे ऑल सीम टू बी देयर, वे सब के सब उसे वहाँ दिखाई दिए। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कहते अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, उसने शेल्टर के अंदर, यानी जो आश्रय स्थल था, उसमें उसने बड़ी दुखद सिचुएशन को उसने देखा, उसका जायजा लिया। ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने तुरंत फैसला लिया क्या कि वो अभी अपने आप पर काबू रखेगा। He sensed a deathly grip settling upon the 2500 strong crowds in the shelter. सबसे पहले उसने इस चीज़ को भापा कि इस आश्रय स्थल के अंदर, इस शेल्टर के अंदर जो 2500 लोग रह रहे हैं, सभी पर मौत का साया है। 86 lives were lost in the village, गांव से 86 लोग गायब थे।
and the 96 houses had been washed away. और गांव के 96 घर जो थे वो पानी में तबाह हो गए थे. It was their 4th day at the shelter. ये वहाँ शेल्टर पर उनका चौथा दिन था. So far they had survived on the green coconuts. इसलिए उनको केवल हरे जो कोकोनट जो थे उन्हीं पर सरवाइव होना पड़ा इन 4 दिनों के लिए. बट देयर वर too few. लेकिन वहाँ पर ये भी बहुत कम थे टू गो अराउंड सच ए tumulate ऑफ पीपल. इतनी भीड़ में इतने लोगों के लिए ये भी बहुत कम थे. क्या? कोकोनट. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि केवल 19 साल का ही था, डिसाइडेड टू स्टेप एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज. फैसला किया कि भाई वो गांव का नेता बनेगा. इफ़ नो वन एल्स डिड, यदि और कोई नहीं बनता है तो वह नेतृत्व का काम करेगा. ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ. उसने युवा लोगों का एक संगठन बनाया एंड एल्डर्स और बुजुर्गों का टू जॉइंट प्रेशराइज द मर्चेंट्स वंस अगेन. कि सभी मिलकर चलते हैं और व्यापारी पर दबाव बनाते हैं टू पार्ट विद राइस कि वो हमें चावल दे. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड. इस बार इस दल को सफलता मिली एंड रिटर्न ट्रम्पेटली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. और विजयी होकर वो लौटे और बाढ़ के पानी में से होते हुए वे पूरे शेल्टर के लिए, आश्रय स्थल के लिए भोजन लेके आए. नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटन. इस बात की किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चावल पहले से ही सड़ा हुआ था. ब्रांचेज फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट रेलिलेंट एंड स्लो फायर. गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं को इकट्ठा किया गया और एक धीमी सी आंच में उसे पकाया गया. ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर चावलों को पकाया गया. बट द फर्स्ट टाइम इन द 4th day द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज. कहते हैं कि शुरुआत के 4 दिनों में पहली बार वहाँ पर शरणार्थियों ने भरपेट भोजन किया था. हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ एंड यूरिन, वोमिटिंग एंड फ्लोटिंग carcasses and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. बताया गया है कि जो शरण में, जो हम कहेंगे कि जो शेल्टर में वहाँ पर रह रहे थे, उसका प्रशांत का अगला काम था कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो कि वॉलंटियर की हो, जिसे हम स्वयं सेवक कहते हैं. किस लिए बेटा? टू क्लीन द शेल्टर. सबसे पहले तो शेल्टर की साफ सफाई करनी और फिल्थ जो वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई थी. यूरिन था, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ थी, एंड फ्लोटिंग कैराकैस और बहती हुई जो डेड बॉडीज़ थी उनका सफाई करने का काम, यानी सबसे पहले सफाई. और उनका काम था जो घायल हो गए थे बेटा उनको मरहम पट्टी वगैरह करना. ये सारा काम उन्होंने किया. ऑन द 5th day 5वें दिन ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर ओवर द शेल्टर. मिलिट्री का यानी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है उस आश्रय स्थल पे से आया. ड्रॉप सम फूड पार्सल, कुछ भोजन के पैकेट उसने वहाँ पर डाले. इट देन डिड नॉट रिटर्न, और फिर वो नहीं लौटा. द यूथ टास्क गैदर्ड एम्प्टी. जो युवा बच्चे थे उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए फ्रॉम द शेल्टर से. देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रंस टू लाई ऑन इन द सैंड. फिर उन्होंने बच्चों को रेत पर लेटा दिया. द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन द स्टोमैक. और फिर पेट पर उन्होंने क्या रख दिया बेटा? पेट पर उन्होंने अपने खाली बर्तन रख लिए. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, ताकि वो गुजरते हेलीकॉप्टर से बात कर सके, अपना मैसेज दे सके दैट दे वर हंग्री, कि वे भूखे थे. दिस मैसेज गोट थ्रू, ये मैसेज गया. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. यानी हेलीकॉप्टर जो है उसने रेगुलर बेटा नियमित रूप से विजिट किया और आवश्यक चीज़ों को वहाँ पे भोजन और दूसरी चीज़ें वहाँ पर डाली. तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक यू. Good morning students, welcome again to our YouTube channel. So in our previous lecture we have discussed about the Weimar Republic, and you can see that many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. Means बहुत सारे जर्मन नागरिकों ने केवल इस हार के लिए जो जर्मनी की हुई थी, बल्कि वर्साय में हुए एक अपमान के लिए, जो ह्यूमिलिएशन उनका हुआ था, उसके लिए भी वाइमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल माना.
So today we will discuss about the effects of the war, our part number 3. Okay, so let's start. The war had a adverse impact on the entire continent, both psychologically and financially. ये युद्ध जो हुआ था वर्ल्ड वॉर, उससे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजिकली मीन्स मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों तरफ से, दोनों ही रूपों में एक तरह से तोड़कर रख दिया. बहुत बुरा प्रभाव जो है इस पे पड़ा था. फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेब्टर्स. जो कल तक यूरोप कर्ज देने वालों का कॉन्टिनेंट कहलाता था, तो युद्ध खत्म होते होते वो कर्जदारों का कॉन्टिनेंट बन चुका था. मीन्स एक तरह से अभी वो कर्ज के नीचे बहुत ज्यादा दब चुका था. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. अब सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यवश क्या हुआ था कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए जो अपराध थे, उनका जो हर्जाना था वो नए वाइमर गणराज्य को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक को ही सभी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे. द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन. ये जो गणराज्य था वाइमर रिपब्लिक, ये युद्ध में एक तो डिफीट, उसके अपराध बोध को और राष्ट्रीय अपमान के बोझ को तो ढो ही रहा था, साथ ही हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी ये एक तरह से अपंग हो चुका था, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन जो है इसके ऊपर आ चुका था. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. अब वाइमर गणराज्य के जो सपोर्टर्स थे उसमें समाजवादी, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स ये सब थे. तो ये समूह के जो लोग थे ये मुख्य थे. अब एक तरह से रूढ़िवादी मीन्स कंजर्वेटिव राष्ट्रवादी की आड़ लेकर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा था. दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. अब उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा. दिस माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी. एक तरह से इन परिस्थितियों का जो 30 का दशक था, 1930 मीन्स अर्ली 1930 उसके स्टार्टिंग में, तो उसके शुरुआती में राजनीतिक घटनाओं पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. पहला विश्व युद्ध जो था वो यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत गहरी छाप छोड़ गया था. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. सिपाहियों का आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान होने लगा. मीन्स जो सिविलियंस थे उनके प्लेस में सोल्जर्स को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा. और राजनेताओं और प्रचारकों ने इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि पुरुषों को एक तरह से एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन मीन्स ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए. द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ. द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स, फीडिंग ऑन कॉर्प्स. अब एक तरह से मीडिया जो थी उसने जो ट्रेंच थे, ट्रेंचेस क्या थे, खंदक जो थे, गड्ढे एक तरह से जो खोदे गए थे, उनकी जिंदगी का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ाकर किया था. लेकिन ट्रुथ क्या था, सच्चाई क्या थी, वाज दैट सोल्जर्स लाइव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज. मीन्स कि इन खंदकों में रह रहे जो सिपाही थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी. वे लाश खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे. मीन्स विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्स. जो चूहे लाश खाते रहते थे, डेड बॉडी को खाते रहते थे, उन चूहों से घिरे रहते थे. एंड दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. अब वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलीबारी का जो है एक तरह से प्राउडली, वीरतापूर्वक सम्मान करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखते थे. मीन्स एक तरह से वो गवाह थे कि उन सारी चीजों को वो देखते थे कि शत्रु के द्वारा उनके सिपाहियों को किस तरह से मारा जा रहा है. एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere while popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. Okay,
तो एक तरह से इस जीवन में जो फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की इच्छा जो थी, उसकी इच्छा के सामने बाकी सारी चीजों का महत्व जो है नील हो गया। जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, जबकि हाल ही में जो आए थे कट्टर रूढ़िवादी तानाशाह को, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है मिल रहा था। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। उस वक्त यूरोप में फैला जो डेमोक्रेसी का विचार था वो बहुत नया था, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल, बहुत ज्यादा नाजुक था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे कॉन्टिनेंट में फैली इंस्टेबिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकता था। Now, next point is political radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. मीन्स जिस समय जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई, उसी समय रशिया में हुई जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था या बोल्शेविक क्रांति थी, वो उसकी तरह ही जर्मनी की जो स्पार्टिस्ट लीग थी वो भी अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी, मींस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने लगी। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश इन मैनी सिटीज। जर्मनी के कई शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियट्स बनाई गई, बहुत सारे शहरों में। द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत जैसी शासन व्यवस्था की स्थापना के नारे गूंज रहे थे। Those opposed to this, such as the socialist, Democrats and Catholics, meet in the Weimar to give shape to the democratic republic. इसलिए समाजवादियों ने, डेमोक्रेट्स ने और विभिन्न जो कैथोलिक के गुट थे, उन्होंने वाइमर में इकट्ठे होकर ऐसी शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापित करने का फैसला लिया। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब लास्ट में वाइमर गणराज्य ने या वाइमर रिपब्लिक ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नाम के एक संगठन की मदद से, मींस फ्री कोर नाम का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इस संगठन के मदद से इस विद्रोह का दमन कर दिया, क्रश कर दिया इस अपराइजिंग को। द एंग्विश्ड स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकेम इरिकाउंसेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। अब इसके बाद कम्युनिस्ट मीन्स समाजवादी और साम्यवादियों में परस्पर एक तरह से दुश्मनी हो गई और कभी भी हिटलर के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं खोल सके। Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solutions. क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी मीन्स रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। वो दोनों ही खेमे जो है रेडिकल समाधानों के लिए आंदोलन करने लगे। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. 1923 के आर्थिक संकट से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। And Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in the gold. पहला विश्व युद्ध जर्मनी ने भारी कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उन्हें उसे सोने के रूप में हर्जाना भी देना पड़ा था। This depleted gold reserves at a time resources were scarce, and in 1923 Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal. अब इस दोहरे बोझ के कारण, डबल बोझ जो है जर्मनी के ऊपर डबल बर्डन आ चुका था, उसके कारण जर्मनी के जो सोने के भंडार थे वो लगभग समाप्त होने के कगार पर थे। इसलिए 1923 में जर्मनी ने हर्जाना और कर्ज चुकाने से रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। अब इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया? एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। फ्रांसीसियों ने या फ्रेंचीज ने जर्मनी के जो मेन प्रदेश था, इंडस्ट्रियल एरिया था, रूर, टू क्लेम देयर कोल, अब उस पर अधिकार कर लिया अपना। ओके, मींस रूर में जर्मनी के जो विशाल कोयला भंडार थे वो स्थित थे। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। जर्मनी ने फ्रांस का एक तरह से विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना, पेपर करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया।
So with too much printed money in circulation, the value of the German mark fell. मीन्स जर्मनी ने एक तरह से उसका फ्रांस का विरोध करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए इतनी अधिक कागजी मुद्रा, इतनी अधिक पेपर करेंसी छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क, जो मार्क थी मुद्रा, उसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगा. एंड इन अप्रैल द US dollar was equal to 24,000 marks. In July 3,53,000 marks. In August 4 crore 6,21,000 marks. And at 9 crore 88 lakh 60,000 marks by December. The figure had run into trillions. इसमें क्या हुआ कि जर्मन सरकार ने जो इतनी ज्यादा मुद्रा छाप दी, उसकी मुद्रा का वैल्यू जो है बहुत तेजी से गिरने लगा. और अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क्स के बराबर थी, जो बढ़कर जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई और अगस्त में 46,21,000 मार्क हो गई और दिसंबर में 9 करोड़ 88,60,000 मार्क के बराबर हो गई. तो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड. द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. अब हुआ क्या कि इस प्रकार जो $1 के बदले खरबों मार्क मिलने लगे, $1 के बदले खरबों मार्क मिलने लगे. जितनी तेजी से मार्क की कीमतें गिरती गई, उतनी ही तेजी से जरूरी चीजों की जो कीमत थी, जो प्राइस थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए. अब एक कार्टून में द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स, इसमें हम देख सकते हैं बास्केट्स एंड कार्ट्स बीइंग लोडेड एट ए बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट 1923. मीन्स वैल्यू जो है इतनी ज्यादा कम हो गई कि पैसों को या करेंसी को एक तरह से भर के ले जाना पड़ता था गाड़ियों में. जर्मन कैरिंग कार्ड लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय ऑफ ब्रीड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. तो उसमें क्या हुआ कि जर्मन नागरिकों को जो है रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में मुद्रा भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है. अब जर्मन समाज दुनिया भर में केवल हमदर्दी का पात्र बनकर ही रह गया. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन prices rise phenomenally high. अब एक इस संकट को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. ओके, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, जब कीमतें जो होती है, प्राइस जो होते हैं, वो बेहिसाब बढ़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. ओके, सो दिस इज ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप. What is hyperinflation? Hyperinflation is a situation when prices rise phenomenally high. Okay, students. So this is all about your today's lecture, and tomorrow we will discuss our next topic. Thank you. Good morning, students. Previous lecture में हमने compounds के बारे में डिस्कस किया था. कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है. आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कंसेप्ट में हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. ये तीनों एक टाइप के मिक्सचर ही हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. बिफोर वी डिस्कस द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स इन डिटेल. सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड को डिटेल्ड में डिस्कस करने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म. दो टर्म का मीनिंग हम जान लेते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट. तो बच्चों, जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो जिस सब्सटेंस को डिसोल्व करते हैं, घोलते हैं किसी लिक्विड में, जिसको डिसोल्व करते हैं वो तो कहलाता है बच्चों सोल्यूट, और जिसमें डिसोल्व करते हैं वो कहलाता है सोलवेंट. द सब्सटेंस विच इज डिसोल्व्ड इन ए लिक्विड टू मेक ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट. सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाया शुगर प्लस वाटर, तो मैं शुगर को डिसोल्व करती हूँ वाटर में, तो शुगर तो क्या कहलाएगा बच्चों, सोल्यूट, और वाटर क्या कहलाएगा बेटा, सोलवेंट कहलाएगा. तो एक तो ये बात आप याद रखें कि सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं, सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे. तो जो घोलते हैं, जो डिसोल्व करते हैं, वो तो होता है सोल्यूट, और जिसमें डिसोल्व करते हैं, जिस लिक्विड में, वो होता है बच्चों सोलवेंट.
हालांकि ये जरूरी नहीं होता कि सॉल्यूशन लिक्विड ही हो, सॉल्यूशन में भी सॉलिड, सॉल्यूशन में भी लिक्विड, सॉल्यूशन में भी गैस। लेकिन एट प्रेजेंट आप सोल्यूट और सोलवेंट में डिफरेंस समझिएगा। और मैं आपको बताऊं एक डिफरेंस, जो मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाते टाइम जो कम क्वांटिटी में लेते हैं वो होता है सोल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में लेते हैं वो होता है बच्चों सॉल्वेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग सोल्ट इन वाटर। सोल्ट सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसलिए सोल्ट सॉल्यूशन में सोल्ट इज अ सोल्यूट। सोल्ट क्या है बच्चों, सोल्यूट, एंड वाटर इज अ सोलवेंट, वाटर क्या है, सोलवेंट। सिमिलरली द सब्सटेंस लाइक सुगर, अमोनियम क्लोराइड, copper sulfate and urea etc which are dissolved in water to make solutions are called solute। ये सभी वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं, क्या क्या, सुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और यूरिया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, सोल्यूट कहलाते हैं। विच आर डिजोल्व इन वाटर टू मेक सोल्यूशंस आर कॉल्ड सोल्यूट। वेर एज वाटर इज ए सोलवेंट, वाटर किसका काम करता है, सोलवेंट का। यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन ए सोल्यूशन, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इज कंसिडर्ड द सोल्यूट, उसको सोल्यूट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है इन ए सोल्यूशन, सोल्यूशन में, इज कंसिडर्ड एज सोलवेंट, उसको क्या कहते हैं बेटा, सोलवेंट। ये तो बात होगी सोल्यूशन की। अब जो कोलोइड्स होता है उसमें जो सोल्यूट है उसको हम डिस्पर्स पार्टिकल्स कहते हैं, डिस्पर्स फेज भी कह देते हैं। और सोलवेंट जो कहा जाता है वो कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हम सोप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोप को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सोप तो क्या हो गई यहाँ पे, सोप के पार्टिकल तो क्या हो गए, डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स पार्टिकल, और जो वाटर है वो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स डिफर इन साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स में जो साइज होता है सोल्यूट के पार्टिकल का वो अलग अलग होता है। यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको दिख रही है, सोल्ट इज अ सोल्यूट, कॉपर सल्फेट इज अ सोल्यूट, वाटर इज मोस्ट कॉमन सोलवेंट, इट इज एक्वस सोलवेंट। एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक लिक्विड, ये भी सोलवेंट का काम करता है, नॉन एक्वस सोलवेंट है ये, वाटर नहीं है इसमें, नॉन एक्वस सोलवेंट। ठीक है, दो मोस्ट ऑफ द कॉमन सोल्यूट आर सॉलिड, ज्यादातर जो सोल्यूट है वो सॉलिड होते, बट इवन लिक्विड एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी सोल्यूट, लिक्विड और गैस भी सोल्यूट हो सकती है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सोलवेंट, सबसे कॉमन सोलवेंट क्या है, वाटर है। सो द मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन आर दोज इन विच वाटर इज सोलवेंट, ज्यादातर सोल्यूशन में वाटर सोलवेंट का काम करता है। वाटर इज एक्वस सोलवेंट, वाटर एक्वस सोलवेंट कहलाता है, एक्वस सोलवेंट। द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आर कॉल्ड नॉन एक्वस सोलवेंट, ये नॉन एक्वस सोलवेंट कहलाते हैं। द सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सोल्यूट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अगर वाटर सोलवेंट का काम करता है तो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। अगर वाटर सोलवेंट का काम नहीं करता है, लाइक एल्कोहल को सोलवेंट का काम करे, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सोलवेंट का काम करे तो सोल्यूशन कहलाता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सोल्यूशन को, कोलोइड्स को एंड सस्पेंशन को। A solution is a homogeneous mixture, solution homogeneous mixture होता है of two or more substance, दो substance भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। A homogeneous mixture means that mixture is just same throughout। हम homogeneous और heterogeneous mixture के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए, एक जैसा कलर, टेस्ट, आइडेंटिटी पूरी सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में एक जैसी होनी चाहिए। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन आर सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, एसिटिक एसिड इन वाटर, मेटल अलॉयज। अलॉय क्या होती है, टू और मोर मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर अलॉय कहलाता है। जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इसमें होती है। सोल्ट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस सॉल्ट एंड वाटर। वेयर एज शुगर सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर है और टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस का, शुगर एंड वाटर।
सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। इनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं बिकॉज इन दीज सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर मिक्स सो वेल, इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते विद वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। एक बार अगर शुगर वाटर में डिजोल्व हो गई तो हम उसको दोबारा नहीं देख सकते, तो एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता, सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है। ओके, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। द ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को मोलिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं बिकॉज साइज ऑफ डिजोल्व पार्टिकल इन सच सॉल्यूशन इज सेम दैट ऑफ मोलिक्यूल। जो डिजोल्व हमने पार्टिकल किए हैं लाइक शुगर है या सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो मोलिक्यूल ही तो है। इन दिस चैप्टर व्हेन वी टॉक सॉल्यूशन इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा ट्रू सॉल्यूशन और मोलिकुलर सॉल्यूशन। सम एग्जांपल, सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, पेट्रोल एंड ऑयल का मिक्सचर, एक जैसे कैटेगरी के हैं पेट्रोल और ऑयल। सोडा वाटर, वाटर इन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड जो लेमन हम सिकंजी जो बनाते हैं लेमन के मिक्स करके, तो वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। The substances like salt, sugar which dissolved in water completely are said to be soluble। जो वाटर में completely dissolve हो जाते, मिक्स हो जाते, क्या कहलाते हैं बच्चों? soluble कहलाते हैं। ये सोल्यूट हैं। Only soluble substance form true solution। soluble जो आपस में घुलेंगे वही true solution बनाएंगे। Copper sulfate is soluble in water, so copper sulfate dissolved in water to form copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट वाटर में मिलाया जा रहा है, तो ये ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन को समझा है, सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बच्चों डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित सर आज आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपको करवा रहा हूं, जिसमें हम डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले थैलोफाइटा क्लियर किया था, डिवीजन थैलोफाइटा। इसमें हमने फंगी पढ़ लिया था, लीचन्स पढ़ लिया था और एल्गी भी मैंने इसमें बताई थी। आज हम करेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए रिशिया, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं। सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स आर कन्फाइंड टू द सैडी डैम प्लेसेस। मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सैडी डैम प्लेसेस के अंदर ये पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है फ्लैट, ग्रीन थैलस होते हैं लिवर वॉट्स में, जैसे रिशिया, मर्केंसिया। और आपको मैं बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर इनके पास वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है वेस्कुलर सिस्टम। तो रिशिया, मर्केंसिया और एंथोसिरोज ये इनके एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा डिवीजन के, ये आपको याद करने हैं। प्लांट किंगडम का दूसरा पार्ट था ब्रायोफाइटा, जो मैंने आज आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं हम टेरिडोफाइटा के बारे में। डिवीजन टेरिडोफाइटा के बारे में अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये नॉर्मली सैडी और डैम प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है रूट, स्टेम और लीव्स में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। वेल डेवलप क्या होगा? वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइटा है। ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, ना ही ये कोई सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं स्टीराइल सेल्स के अंदर। क्लब मॉसेस है ना, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, ग्राउंड पाइन कहते हैं, हॉर्सटेल, इक्विस्टम है ना, फर्न्स, मार्सिलिया, ये एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टेरिडोफाइटा का डायग्राम भी था। अब हम बात करेंगे सब किंगडम की, फेनिरोगैमी, और ये हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। सब किंगडम आ जाता है यहाँ पर फेनिरोगैमी। फेनिरोगैमी हायर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें फ्लावर और सीड्स आ जाते हैं।
ये जो प्लांट बॉडी है हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स की फॉर्म में। वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो फर्टिलाइज्ड एग से होता है। भाई एग से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये बात आती है। स्पर्मेटोफाइटा, हम फेनिरोगैमी को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, और इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले आप साइकस का डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर बगल में, ये जिम्नोस्पर्म का ही एक एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म, द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स आर नेक्ड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। मतलब जो सीड्स हैं जो प्लांट्स के, वो बिल्कुल आपको सामने नजर आएंगे, ये फ्रूट से एनक्लोज नहीं होते, इनके चारों तरफ कोई फ्रूट नहीं होता है। जैसे साइकैड, साइकस बोलते हैं। कॉनिफेरे में पाइनस, सीड्रस, किंकगो, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब बारी आती है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। फिर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो मेजर डिफरेंस है यहीं से पता चल जाएगा आपको। जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, है ना, वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में आर प्रेजेंट बट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट जरूर हैं लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या है यहाँ पर, एब्सेंट है। वहीं जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा है टेरिडोफाइट्स के अंदर ओव्यूल एंड सीड्स आर, है ना, ओव्यूल एंड सीड्स आर नॉर्मली आपको क्या मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे। टेरिडोफाइटा में कोई सीड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ये एब्सेंट मिलेंगे आपको टेरिडोफाइटा में। और वहीं जिम्नोस्पर्म में क्या मिलेंगे, ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे। यहाँ तो क्या मिलेंगे बेटा, एब्सेंट मिलेंगे, और यहाँ क्या मिलेंगे आपको, प्रेजेंट। बस ये आपको 2 डिफरेंस याद रखने हैं। अब आ जाता है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। एंजियोस्पर्म्स जो क्या है, हाईली इवोल्व प्लांट्स हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो अरेंज्ड होता है फ्लावर्स की फॉर्म में। डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन्स में हम बात करेंगे। डाइकोटिलीडॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांट्स में एम्ब्रियो होता है, फ्लैसी लीव्स होती हैं, कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लीव्स हैं रेटिकुलेट वेनेशन की होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन विद ए नेटवर्क ऑफ वीन्स आपको देखने को मिलेगा। रूट सिस्टम आपको प्रोमिनेंट मिलेगा और टैप रूट आपको देखने को मिलेगी। पी जैसे पाइसम सैटिवम, पोटैटो सोलेनम, टूबिरोसम, सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, रोज, रोजा इंडिका, बनियन, फिकस, रिलीजियोसा, नीम, मेलिया इंडिका, एप्पल, मेलस, सिल्वेस्ट्रस। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे के सारे आपने देखे ही होंगे। इनकी रूट्स कैसे होती है, टैप रूट्स होती हैं। और आपको इनको लीफ अगर देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये रेटिकुलेट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पैरेलल वेनेशंस आपको क्या है देखने को मिलेंगे। अब आता है भाई लास्ट है हमारा मोनोकोटिलीडॉन्स। आज का लास्ट टॉपिक है मोनोकोटिलीडॉन्स। तो मोनोकोटिलीडोनाई में हम क्या बात करेंगे, ये जो सीड्स होते हैं प्लांट्स में केवल एक ही कोटिलीडोन होता है। डाइकोट में क्या होते हैं, दो कोटिलीडोन्स होते हैं। यहाँ लीव्स पैरेलल वेनेशंस होती हैं। इनकी रूट्स फाइब्रस होती है बच्चों। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, स्कैटर्ड होते हैं, क्लोज होते हैं। लैक कैम्बियम होता है इसमें। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी आपको। एग्जाम्पल है मेज, वीट, राइस, अनियन, शुगर केन, बेरली, बनाना, कोकोनट, ग्रासेस, ये सारे के सारे मोनोकोट्स के अंदर आते हैं। मोनोकॉट में क्या है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी आपको लीफ के अंदर। डिफरेंस आपको बता रहे हैं यहाँ पर। डाइकॉट में रेटिकुलर वेनेशन आपको देखने को मिलेगी लीफ के अंदर। और जो मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो के अंदर क्या है, केवल एक कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होगा। वहीं डाइकॉट में एम्ब्रियो के अंदर क्या है, 2 कोटिलीडोन्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आ जाता है मोनोकॉट में मेज और डाइकॉट्स में आ जाता है पी। तो चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है दोबारा से। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आज हमने ब्रायोफाइटा से स्टार्ट किया था। ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बताया था ग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं, सिंपलर लैंड प्लांट्स हैं, शेडी डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं, फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। रिशिया, मर्केंशिया, एंथोसिरोज इनके एग्जाम्पल्स हैं। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये डैम प्लेसेस के अंदर क्या है पाए जाते हैं, शेडी एरिया में पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। कोई फ्लावर नहीं होता, ना ही कोई सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं स्टेराइल सेल्स के अंदर। सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाती है भाई प्लांट किंगडम में एक और सब किंगडम बन जाता है फेनिरोगैमी। फेनिरोगैमी सब किंगडम है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब यहाँ पर क्या है, सीड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो फेनिरोगैमी हायर प्लांट्स की बात करेंगे, फ्लावर और सीड्स।
प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूट स्टेम लीव्स में वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है फर्टिलाइज एग के तहत। तो नॉर्मली आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्पर्मेटोफाइटा, इसके सब किंगडम है जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में हम सीड्स आसानी से देख सकते हैं और उनके चारों तरफ कोई फ्रूट्स नहीं होता। तो साइकस, स्पाइनस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस मैंने आपको बताया, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइटा में, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओव्यूल और सीड टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं और जो सीड्स हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन से एक प्रकार का फ्लावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। डाइकॉट में क्या है भाई, आपको रेटिकुलेट वेनिशंस देखने को मिलेगा और साथ में टैप रूट मिलेगी यहाँ पर। और एग्जाम्पल पी, पोटैटो, सनफ्लावर और डाइकोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलीडॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट में मैंने आपको बताया ही है थोड़ी देर पहले ही, ये प्लांट्स क्या होते हैं, केवल सिंगल कोटिलीडॉन कैरी करते हैं। इनकी जो लीव्स हैं पैरेलल वेनिशंस आपको देखने को मिलेंगी। जो रूट्स है फाइब्रस रूट्स मिलेंगी। वेस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। मेज, व्हीट, राइस, अनियन, शुगर केन, ये एग्जाम्पल्स है इसके। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना है, तभी आपको ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम कल फिर मुलाकात करेंगे, कल हम क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.6. Today we start exercise 13.6, question number first. First question है हमारा, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter. Circumference given है base की cylindrical vessel में and its height is 25 centimeter. Height 25 centimeter है. How many liters of water can it hold? कितने लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, होल्ड हो सकता है, वो फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हाइट ऑफ वेसल 25 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू में 132। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर फाइंड करनी है हमें, इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स टू 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6। हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल पाई आर स्केयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 21 इंटू 21 और एच है हाइट 25 सेंटीमीटर। 7 3 जा 21, 66 इंटू 21 इंटू 25। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1 लीटर। हमारे पास आ जाएगा 34650 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, 34.65 लीटर। तो इस वेसल के अंदर टोटल कितना वाटर होल्ड हो सकता है? 34 लीटर 65 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter। इनर जो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है उसका इनर और आउटर डायमीटर गिवन है, जैसे कि इस फिगर में ड्रॉ भी किया है हमने। ये आउटर डायमीटर है और ये आउटर डायमीटर इसका 28 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 14, और इनर जो डायमीटर है वो 24 है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर। जो पाइप की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप का मास निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। जो वुड है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मास कितना है? 0.6। सबसे पहले हमारे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। इनर डायमीटर ऑफ द पाइप इज इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी इनर? 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर। रेडियस 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर में से इनर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन है दोनों में से, देन आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच 35, आर कैपिटल आर हमारे पास 14 है आउटर सिलेंडर की, स्मॉल आर हमारे पास इनर रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, 7 5 जो 35, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, 196 14 का स्क्वायर माइनस 144 12 का स्क्वायर, 110। 196 में से 144 को माइनस किया, 642 945 52 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वेट किसका गिवन है? वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड 0.6 ग्राम हमें फाइंड करना है। वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब पर 0.6 मल्टीप्लाई में 5720, पॉइंट से 0 से कैंसिल, हमारे पास को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 3432 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 3.3 kg 432 ग्राम। ये टोटल हमारा इसका आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।